हेलो प्यारे दोस्तों, आर्यन सिविल क्लासेस रसड़ा में आप सभी का स्वागत है। हमारा नया चैनल जो आर्यन क्लासेस रसड़ा है, इस चैनल पे आज हम लोग पहली वीडियो लेके आ रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। जो हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं, जो संविधान बनने के समय 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इन अनुसूचियों को चाहेंगे कि बहुत ही कम समय में आप सभी को इस तरह से याद करा दें कि फिर ज़िंदगी में आप कभी भूले नहीं। तो हम लोग थोड़ा बात करते हैं, इन पे गहराई से भी बात करेंगे और समझेंगे भी। एक बार अगर हम लोग देखें अनुसूचियों को, तो जो हमारी अनुसूचियाँ हैं इसमें हम ध्यान दें तो 1 से लेकर के और 12 तक अनुसूचियों को यहाँ लिखा हुआ है। इसको अगर एक लाइन में आप पढ़ने का प्रयास करें तो लिखा है कि अनुसूची 1 में भारतीय संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। या यूनियन ऑफ स्टेट, भारत को जो कहा गया है कि भारत संघ और राज्यों का क्षेत्र होगा, उसका जिक्र मिलता है अनुसूची पहली में। अनुसूची दूसरे में वेतन भत्ते, बड़े अधिकारियों से संबंधित जानकारी है। वैसे तीसरी में इन बड़े अधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख मिलता है। चौथी अनुसूची अगर देखेंगे तो राज्यसभा सीटों की आवंटन और 5वीं में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण की बात की गई है। इनमें सेवाओं में, शिक्षा में जो इनके सहायता देने की बात की गई है। 6वीं में एटीएम स्क्वायर, जो आपको एक ट्रिक पे याद करते हैं आप, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन जनजातियों के बारे में छूटें दी गई हैं। और 7वां है जो सूचियों के बारे में कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। वैसे ही 8वां अगर आप पढ़ेंगे तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वें में भूमि अधिग्रहण, 10वें में दल बदली, 11 में ग्राम पंचायत और 12 में नगर पालिका। एक लाइन में तो ऐसे हम 12 अनुसूचियों को याद कर सकते हैं, पर इनको बहुत ही थोड़ा सा डीप में जा करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे शेड्यूल 6 की बात हो रही थी, अभी सोनम वांगचुक थे, ये बड़ा इस पे हल्ला मचाए हुए थे जो लद्दाख को लेकर के कि इसे भी 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। तो ये क्या है, और वैसे ही 9वीं अनुसूची पे बात करेंगे, 10वीं पे, 11वीं, 12वीं पे क्यों जरूरत पड़े इनको संशोधन करके जोड़ने की। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहली अनुसूची, यानी फर्स्ट अनुसूची में संघ और राज्य की बात की गई है। संघ और राज्य, संघ और राज्यों से तात्पर्य ये है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य होंगे। तो भाग 1 हो, अनुसूची 1 हो या अनुच्छेद 1 हो, कहीं भी 1 होगा तो एक ही बात होती है, यूनियन ऑफ स्टेट। यानी भारत जो है यूनियन ऑफ यानी संघों का समूह है। यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरल सिस्टम, 2 शब्दावलियां प्रयोग होती हैं। तो जैसे यूएसए जो है ये फेडरल सिस्टम पे है, लेकिन भारत यूनियन में है। हिंदी में दोनों को संघ कहेंगे। अगर हिंदी में दिया हो कि भारत संघों का समूह है तो सही है, लेकिन अगर अंग्रेजी देखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट है कि फेडरल ऑफ स्टेट है, तो फेडरल ऑफ स्टेट अमेरिका का है, भारत का यूनियन ऑफ स्टेट है। इनमें अंतर क्या होता है कि फेडरल सिस्टम में स्टेट अलग भी हो सकते हैं, कुछ कानून अलग बना भी सकते हैं, पर यूनियन ऑफ स्टेट में कभी भी भारत जो संघों का समूह है उससे कोई भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कभी भी किसी भी कारणवश से अलग नहीं हो सकते हैं। यह सबको मिलाकर के भारत का एक स्वरूप है। तो अनुसूची 1 में यही कहा गया है कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और संघ और राज्यों का उल्लेख करता है। अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी की बात करें, एक होता है संघ शासित प्रदेश, एक होता है केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों में भी अंतर होता है। एक में क्या है कि केंद्र का सीधा नियंत्रण हो केंद्र शासित प्रदेशों में, लेकिन यूनियन टेरिटरी की बात करें, संघ शासित क्षेत्रों की बात करें, तो उनमें अपनी भी कुछ शक्तियां होती हैं। जैसे जहां विधानसभा है, जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, जम्मू कश्मीर है, तो इनके पास अपनी भी कुछ शक्तियां होती हैं। तो संघ और राज्य, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। अगर अनुसूची 1 की बात करें तो भारतीय संविधान में पहली अनुसूची हो, पहला भाग हो, पहला अनुच्छेद हो, सब में यही बात कहा गया है कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगर हम लोग दूसरे अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में दिया है कि विभिन्न जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, इनके वेतन, इनके भत्ते और इनके पेंशन का उल्लेख है। एक चीज याद रखिएगा, यहां से दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों की बात नहीं की गई है। बाकी जितने जैसे लोकसभा स्पीकर हैं, अन्य प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, जितने बड़े अधिकारी हैं, सबके वेतन भत्ते या पेंशन का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। तीसरे में उन्हीं बड़े अधिकारियों के शपथ ग्रहण का प्रावधान है। चौथी अनुसूची है, इसमें लिखा है कि राज्यसभा सीटों का आवंटन, जो राज्यसभा सीटों का आवंटन है, अगर इसकी बात करें हम लोग तो याद रखिएगा एक संशोधन है 84वां संशोधन जो 2002 में हुआ, यानी कि 2001 में पारित करा गया, 2002 फरवरी में पेश हुआ। तो 2002 में परिसीमन कराने के बाद 2026 तक इन सीटों को यथावत कर दिया गया था। यानी कि 2026 तक लोकसभा राज्यसभा सीटों में कोई संशोधन नहीं होगा। जो 250 सीटें राज्यसभा में वो नहीं बदलेंगी। अभी मोदी गवर्नमेंट इसको टाल के 2049 तक करने के प्लान में है। क्यों? क्योंकि अगर
भारत में ये फिर से परिसीमन कराया गया, जनगणना तो होना ही है 2026 में। अगर परिसीमन होगा, याद रखिएगा एक सवाल ये भी आया था, परिसीमन कितनी बार हुआ है? 3 बार हो चुका है, तीसरा परिसीमन था, चौथा होगा। तो जो चौथा परिसीमन अगर होता है तो दक्षिण भारत में जनसंख्या घटेगी और उत्तर भारत में बढ़ेगी। अगर उत्तर भारत में बढ़ेगी तो लोकसभा राज्यसभा सीटें भी बढ़ेंगी, दक्षिण भारत में घटेंगी तो एक तरह से एक ही बार एक साथ भारत में विवाद होने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो इसमें कोई कानून बनाने की जरूरत है गवर्नमेंट को, उसके बाद परिसीमन कराए। तो आगे आते हैं कि जो 250 सीटें आवंटित की गई हैं, याद रखिएगा उनका ही उल्लेख मिलता है कि कितनी जनसंख्या पे कहां कहां किस तरह से राज्यसभा सीटों को आवंटित किया जाए। अगले अनुसूची की तरफ हम लोग बढ़े तो आप अगली अनुसूची को देखेंगे तो अगली अनुसूची है कि अनुसूचित जाति जनजाति और जो पिछड़े जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा और लोक सहायता की बात की गई है। इसमें अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए एक तरह से लोक सहायता या शिक्षा में या सेवाओं में इनको छूट देने की बात कही गई है। छठी अनुसूची, ये 6 शेड्यूल बड़ा ही अभी चर्चा में था, जो सोनम वांगचुक थे हमारे, आप देखे होंगे 3 इडियट्स फिल्म भी उन पे बेस्ड थी। तो ये पर्यावरण भी एक तरह से पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख की खूबसूरती को खत्म किया जा रहा है, यानी कि 370 हटाने के बाद से वहां पे इंडस्ट्रिया या और भी जो माइंस जो खनन की चीजें हैं वो शुरू हो रही हैं, तो वहां की खूबसूरती धूमिल हो रही है, वहां पर्यावरण को खतरा हो रहा है। तो इन्होंने धरना देना शुरू किया था, आपको पता होगा बहुत लंबा इनका फास्ट भी रहा कि भारत से सरकार से ये मांग थी कि लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। सिर्फ उसको अलग करके ऐसे छोड़ दिया गया, ना वहाँ पंचायती राज व्यवस्था अभी तक बन पाई है। तो एक समस्या यहाँ पे क्रिएट हो रही है। और याद रखिएगा कि 6 शेड्यूल में सिर्फ और सिर्फ 4 ही राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसको याद रखते हैं क्या? एटीएम स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर का मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अगर लद्दाख को शामिल कर दिया जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। और एक इसके दूसरे पहलू को देखें तो इस तरह से हर स्टेट अपने लिए मांग करने लगेगा कि भाई 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए, 6 शेड्यूल। तो किन किन को आप शामिल करेंगे ये अलग बात है, ये सरकार का मुद्दा है। लेकिन हम समझेंगे कि छठी अनुसूची में ये सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनके कुछ जनजातियों को छूट दिया गया है, कुछ हिस्से को छूट दिया गया है इनमें जो अति पिछड़े क्षेत्र हैं। 7वीं अनुसूची में आप जानते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और इनके विषयों की बात की गई है, इनके कार्यों को अलग किया गया है। ठीक है, तो अनुसूचियों का उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची का कौन सी अनुसूची में है? तो 7वीं में आएगा। आगे आप बढ़ेंगे कि 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। अगर भाषा की बात करें तो भाग 17 है, भाग 17 343 करीब आर्टिकल से स्टार्ट होता है, भाषाओं की बात कही गई है। तो 22 भाषाओं का जो उल्लेख मिलेगा वो 8वीं अनुसूची में मिलेगा। अगर भाग पूछे तो 17 में मिलेगा। और इनमें भाषा में याद रखिएगा कि संविधान बना तो कितनी भाषाएं थी? तो 14। सबसे पहले पूछा जाए कौन सी भाषा जुड़ी? तो सिंधी, सिंधी जुड़ी, 21वां करीब संशोधन होगा करीब। और लास्ट में जो 92वां संशोधन है 2003 में, तो 92वां संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जुड़ी थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। याद रखिएगा संथाली, ये भाषाएं जुड़ी, यानी 4 भाषाएं जुड़ी। पहले 1 जुड़ी सिंधी, फिर 3 जुड़ी तो 18 हो गई, 18 में 4 जुड़ी तो अभी कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। करेंट्स में अगर हम आपको बता दें तो हमारे यहाँ जो क्लासिकल लैंग्वेज थे, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 थी। अभी आपसे पूछा जाए कि कितनी शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई हैं तो 5। वर्तमान में भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई हैं? तो 11 हो गई हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय भाषाएं कौन सी भाषाएं होती हैं? तो जिनका इतिहास 2000 पुराना रहा है उनको ही हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं। तो इनमें 5 जो भाषाएं जुड़ी हैं, इनमें कौन कौन जुड़ी है? तो मराठी, उसके बाद जुड़ी है बंगाली, उसके बाद जुड़ी है असामिया, और उसके बाद पाली जुड़ी है और प्रकृति जुड़ी है, प्रकृति जुड़ी है। तो अभी कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो 11, 5 भाषाएं जुड़ी हैं। फारसी के लिए भी बात किया जा रहा था शामिल कराने के लिए कि फारसी का भी 1000 साल पुराना इतिहास है, क्योंकि अरब से जो आक्रमणकारी भारत आए वो भाषाएं हैं, उनके साथ बहुत सारे जैसे उत्बी, फिरदौसी, कई सारे अलबरूनी ऐसे महान राइटर रहे हैं जिनकी रचनाएं भारत में प्रचलित हैं। इसलिए फारसी का लिया भी गया कई जगहों पर इसके साहित्य को, तो शास्त्रीय भाषा की मांग हो रही थी। तो आपसे पूछा जाएगा ना कौन सी भारत के अलावा बाहरी भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल कराना है, तो वो फारसी की बात हो रही है। बाकी ये 5, तो ये आपकी भाषाएं हो गई खत्म यहाँ, यानी कि ये 22 भाषाओं का उल्लेख है जिनसे सवाल आता है, जितना उतना मैं बता दिया आपको। आगे अगर आप देखें तो 22
भाषाओं के बाद जो 9वीं अनुसूची आएगी, ये आप जानते हैं पहले से भी ऑलरेडी आपको पता है कि 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन पहले संविधान संशोधन के द्वारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो पहली अनुसूची जुड़ती है वो 9वीं जुड़ती है और इसको एक शब्द में लिख दिया जाता है भूमि अधिग्रहण। लेकिन क्या ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित है सिर्फ? तो नहीं, इसमें 284 अधिनियम ऐसे हैं जिनका दावा आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। यानी संविधान बनने के बाद जो जो चीजें दिक्कतें आई, जहां भी इस तरह के मसले आए जिनमें बहुत ज्यादा पेचीदा मामला था, तो ऐसे 284 अधिनियम को रख दिया गया है कि इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है और यह अधिनियम 284 है, याद रखिएगा। बाकी जो भूमि अधिग्रहण था, यानी आजादी के बाद जो केशवानंद भारती, शंकर प्रसाद, गोलकनाथ, जितने मामले आए भूमि से संबंधित, सोचिए कि इनकी जड़ ही यहीं से शुरू होती है 1951 से, ठीक है। तो ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। फिर अगर हम लोग 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10 से दल बदल। आयाराम गयाराम जो थे सबसे ज्यादा दल बदलने का काम किए, जो राजीव गांधी का समय था, और उन्होंने इसको 52वें संविधान संशोधन 1984 में 10वें को जोड़ दिया। अब दल बदल क्या है, जब कभी हम विस्तार से संविधान को पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा कि दल बदल के द्वारा किस तरह से अयोग्यता घोषित की जाती है, दल बदल क्या है, बस ये समझ लीजिए। इसके कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है। दल बदल के बड़ा विवाद हुआ रहता है कि आप जीतने के बाद जैसे लगातार अगर पार्टियों को चेंज करें, आप बदले, दल बदले, तो बार बार निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने में दिक्कतें आएंगी, पैसे खर्च होंगे। तो दल बदल का एक अलग से ही उल्लेख है जिसको हम लोग निर्वाचन में या कभी हम भाग 15 को पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से समझाने का काम करेंगे। बस याद रखिएगा 10 से 10, तो 10 से दल बदल अधिनियम। फिर अगर आप देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था, यानी ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पहले बनता है, नगर बाद में बनता है। तो याद रखिएगा 11 में ग्राम पंचायत तो 12 में नगर निगम है, पहले गांव फिर नगर, ऐसे याद रखिए, 11 फिर 12। और इसमें आप संशोधन की बात करें तो 73वां संशोधन है 1991-92 जिसमें पंचायती राज व्यवस्था जुड़ा। 74वां संशोधन है जिसमें 1992-93 जिसमें क्या जुड़ा, नगर पंचायत जुड़ा। तो ये हमारी है 12 अनुसूचियां। यानी संविधान बना तो 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले में संघ राज्य, दूसरे में बड़े अधिकारियों को वेतन भत्ते शपथ का उल्लेख है, तीसरे में आपके शपथ का उल्लेख है, पहले में पेंशन और ये जो वेतन भत्ते हैं इनका उल्लेख है, तीसरे में शपथ का, चौथे में राज्यसभा सीटें, पांचवें में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए, छठी में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। फिर आप 7वीं में देखेंगे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख। 8वीं में 22 भाषाएं और 9वीं में हमने बात किया पहले संशोधन द्वारा जिसमें 284 अधिनियम है, भूमि अधिग्रहण सुधार है। और 10वें में दल बदल, 11 में ग्राम पंचायत और 12 में नगर निगम है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 12 अनुसूचियां आपको याद हो जाएंगी। अगर आगे हम लोग कंटिन्यू ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम लोग आपके लिए बेहतर और भी काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।